डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी के गद्य साहित्य का परिचय जो हमने पिछले अपने व्याख्यान में आरंभ किया था उसे आगे ले चलेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि 10वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक गद्य की कुछ रचनाएं हमें मिलती हैं, लेकिन वो वस्तुतः हिंदी के गद्य साहित्य में सम्मिलित नहीं होती। वो गद्य के अच्छे नमूने अवश्य हैं, पर हिंदी का गद्य साहित्य आरंभ होता है कुछ 19वीं शताब्दी के बाद, 20वीं शताब्दी के आरंभ में, जबकि एक 19वीं शताब्दी खास करके एक समय आता है जबकि काफ़ी हिंदी भाषा के लिए एक महत्वपूर्ण ये शताब्दी रही। अंग्रेज़ यहाँ स्थिर हो चुके थे और उनको अपने अफसरों को भारत की भाषा पढ़ाने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता थी। भाषाएं उन्होंने बंगला पढ़ाई, दक्षिण भारत की में एक दो भाषाएं उन्होंने पढ़ाई होंगी मद्रास रेसिडेंसी में, लेकिन जो मुख्य उनका जगह बनी थी कलकत्ता, और वहाँ पर उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो खास करके हिंदी में भारत में आने वाले अंग्रेज़ी अफसरों के प्रशिक्षण की जगह हुई, भाषा प्रशिक्षण की जगह। वहाँ पर उन्होंने हिंदी और उर्दू ये दोनों भाषाएं, दो अलग अलग भाषाएं करके उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और हिंदी की पुस्तकें खास वहाँ के अध्यापकों से लिखवाईं। वहाँ पर वहाँ के जो प्रिंसिपल थे जॉन गिलक्रिस्ट साहब, वो खुद एक अच्छे लिंग्विस्ट थे, भाषा वैज्ञानिक थे, और उन्होंने अपने निर्देशन में, अपनी देखरेख में वहाँ के अध्यापक लल्लू जी लाल और सदल मिश्र, इनसे ऐसी किताबें तैयार कराईं जिनके आधार पर अंग्रेज़ अफसरों को भाषा सिखाई जा सके। लल्लू जी लाल का प्रेम सागर काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अन्य भी पुस्तकें लिखी, लेकिन प्रेम सागर महत्वपूर्ण है। आप इस सूची में देख सकते हैं, उस समय 4 महत्वपूर्ण लेखक हुए, आप इस सूची में देख सकते हैं। लल्लू जी लाल और सदल मिश्र ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे, और इनको तो कह करके, अंग्रेज़ों के कहने से इन्होंने हिंदी में रचनाएं करी। 2 रचनाएं स्वतंत्र रूप से उस समय आईं। एक सदा सुखलाल नियाज़ साहब की सुख सागर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ, और दूसरा इंशा अल्लाह खां साहब की रानी केतकी की कहानी। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हुई पुस्तकें, और आज भी जब हिंदी के गद्य साहित्य के इतिहास की बात आती है और पहली कहानी की बात आती है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों न रानी केतकी की कहानी को पहली कहानी माना जाए। हालांकि फिर वही बात आती कि इसमें वो तत्व नहीं है जो आज हम कहानी में जानते हैं, या हिंदी कहानी जिस तरह से आगे बढ़ी वो उसमें नहीं है। ये भी गद्य की है, साहित्य की पुस्तकें हैं, लेकिन और काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी गद्य बनने की दृष्टि से, लेकिन तब भी ये उस तरह से हिंदी गद्य साहित्य का हिस्सा नहीं बनती। लेकिन फिर भी इन 4 पुस्तकों को, इन 4 लेखकों को उस समय 19वीं शताब्दी के, ये काफ़ी इनको ये महत्वपूर्ण है, और इनका ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इन्होंने शायद ये काम ना किया होता तो हिंदी गद्य आगे विकसित होने में उसे और समय लग सकता था और कठिनाई आ सकती थी। ये 4 हुआ सदा सुखलाल नियाज़ साहब की सुख सागर, इंशा अल्लाह खां साहब की
रानी केतकी की कहानी, लल्लू जी लाल का प्रेम सागर और सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान। ये 4 ग्रंथ थे जिन्होंने, जो हिंदी के 4 स्तंभ कहे जा सकते हैं, हिंदी के गद्य साहित्य के 4 स्तंभ कहे जा सकते हैं, नींव के, है ना, इन्होंने नींव डाली। इसी के आधार पर तब फिर आगे हिंदी गद्य की बात चलती है और भारतेंदु दृश्य पटल पर आते हैं 19वीं शताब्दी के अंत में। और भारतेंदु ही नहीं, भारतेंदु युग, भारतेंदु इतनी प्रखर प्रतिभा के स्वामी थे और उन्होंने इतनी अधिक विधाओं में इतनी बढ़िया रचनाएं करी अपने छोटे से 30 वर्ष के जीवन काल में केवल, कि उनको इस पूरे युग को उनके नाम से पुकारा जाता है। लेकिन भारतेंदु और भारतेंदु के साथ और भी उनके साथी लेखक थे जिनको भारतेंदु मंडल कहा गया। इसमें श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगन मोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, ऐसे इनके बहुत सारे साथी लेखक थे जिन्होंने गद्य की रचनाएं शुरू करी। और ये सारी गद्य की रचनाएं जो शुरू हुई, वो अंग्रेज़ी में जो गद्य रचनाएं उपलब्ध थी उसके जवाब के तौर पर ये शुरू हुई। ये एक आया कि अंग्रेज़ी में नॉवेल है, हिंदी में नहीं है। बंगला में पहले लिखना शुरू हुआ नॉवेल और फिर उसके बाद हिंदी में भी यही बात आई। सबसे पहले नॉवेल लिखी गई, उपन्यास विधा अवतरित हुई 19वीं शताब्दी में। इस समय इस चीज़ को लाने के लिए और भी कारक जिम्मेदार थे। एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण था कि छापाखाना आ गया था, पुस्तकें छपने लगी थी और पुस्तकें आम जन के लिए, सबके लिए उपलब्ध थी। पहले साहित्य का आनंद लेना होता था तो लोग सभाओं में जाते थे, वहाँ पर या तो रचनाकार स्वयं अपनी रचना सुनाता था या कोई दूसरा व्यक्ति किसी की रचना सुनाता था, तो ये सुनते थे। सारी मौखिक परंपरा में था, सारे सुनने की परंपरा थी, साहित्य सुनने की परंपरा थी। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आप पढ़ेंगे तो रीतिकाल, एक काफ़ी आधुनिक काल के ठीक पहले का रीतिकाल, जो कि काफ़ी लंबा चला अंग्रेज़ों के आ जाने के बाद भी, और काफ़ी रचनाएं हुई उसमें, श्रृंगारिक अधिकतर। और ये वो सब सुनने सुनाने की चीज़ें थी, वो कहीं कोई पढ़ता नहीं था, न पुस्तकें उतनी छपती थी और न सबके लिए उपलब्ध होती थी और न पढ़ते थे। ये काल आया, एक खास समझने वाली चीज़ है कि ये 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो छापाखाना आ गया, 19वीं शताब्दी में ही आ गया था। और जो छापाखाने से जो सैकड़ों की संख्या में पुस्तकें निकलने लगी और बाज़ार में बिकने लगी और सबके लिए उपलब्ध होने लगी, तो इसने पढ़ने या साहित्य का रस लेने की जो प्रवृत्ति थी उसमें ही परिवर्तन ला दिया। और लोग सुनने के बजाय हाथ में पुस्तक लेकर के कोने में बैठकर अकेले पढ़ना पसंद करने लगे। और इसने पूरे साहित्य का स्वरूप बदला और गद्य की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि तब गद्य में आसानी से लिखा जा सकता था और वो पाठक तक आसानी से पहुंच जाता था। सुनने सुनाने वाली बात ख़त्म हो गई, याद रखने वाली बात ख़त्म हो गई, तो फिर गद्य आया। और गद्य आया और तो अंग्रेज़ों का इतना दबदबा था, प्रभाव था, और स्वाभाविक बात है कि शासक का अनुसरण साधारण जनता करती है। तो हम शासक थे उस समय अंग्रेज़, और ये देखा कि अंग्रेज़ी साहित्य में ये विधाएं हैं, ये चीज़ें हैं, गद्य में इतना कुछ लिखा गया है, तो क्यों नहीं हिंदी में, क्यों नहीं भारतीय गद्य आता है। और बंगला में लिखा ही जाने लगा था, तो बंगला का प्रभाव, अंग्रेज़ी का प्रभाव, और हिंदी में तब ये कि गद्य साहित्य का
रचना होनी चाहिए, गद्य साहित्य होना चाहिए। इस ख्याल से और उन प्रभावों से तब रचना शुरू हुई और उपन्यास का आविर्भाव हुआ। सबसे पहले शायद उपन्यास ही लिखे गए और बहुत सारे उपन्यास आरंभ में लिखे गए। पहला उपन्यास कौन सा है, इसको लेकर के थोड़ी सी अलग अलग मत है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वालों में, लेकिन एक सामान्य जो माना जाता है वो श्री लाला श्रीनिवास दास लिखित परीक्षा गुरु जो है वो उनको पहला उपन्यास होने का उनको श्रेय दिया जाता है। 1882 के आसपास ये निकला था। हालांकि इसके पहले 1877 ईस्वी में ही श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भाग्यवती नाम का एक उपन्यास लिखा था, लेकिन वो उसमें उतनी वो तत्व नहीं थे, अंग्रेज़ी ढंग का वो उतना नहीं था जितना कि परीक्षा गुरु। तो इसलिए अंग्रेज़ी ढंग का जो पहला मौलिक हिंदी उपन्यास माना जाता है वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। इस समय जो लिखे जाते थे उपन्यास, उसमें जासूसी, तिलस्मी या फिर सामाजिक उपन्यास हुआ करते थे। जासूसी और तिलस्मी किस लिए कि रोचक रहें, पढ़ने में मन लगे, किताबें ज़्यादा बिके, और सामाजिक उपन्यास कि समाज की दशा सुधारने के लिए एक कुछ भाग्यवती भी कुछ उसी तरह का उपन्यास है कि जिसमें एक शिक्षा देने वाली बात हो, एक उपदेशात्मक साहित्य कि ऐसा होना चाहिए, समाज को इस तरह से चलना चाहिए, व्यक्ति को इस तरह से रहना चाहिए, स्त्रियों को ऐसे रहना चाहिए। ये कुछ उपदेशात्मक टाइप का और समाज को सुधारने के, समाज में एक अनुशासन लाने की इच्छा से लेखकों ने कुछ सामाजिक उपन्यास लिखे। ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, अपने इतिहास का गौरव दर्शाने के लिए कुछ ऐतिहासिक उपन्यास सामने आए। लेकिन कुछ मैंने इस काल के जो उपन्यास थे वो उसमें कहना चाहिए कि किसी इसको लेकर के उद्देश्य को लेकर के जरूर रचना होती थी। कुछ एक होता था कि समाज सुधार या इतिहास के गौरव को दर्शाना या फिर शुद्ध मनोरंजन के लिए, लेकिन उसमें सोच उतनी प्रखर नहीं दिखाई पड़ी थी। ये सोच आती है, आदर्शवाद आता है प्रेमचंद के आने से। प्रेमचंद के आने से उपन्यास साहित्य का बिल्कुल बदल जाता है सीन, और उसमें प्रेमचंद के उपन्यास जैसा उन्होंने लिखा उसमें मनोरंजन भी है, उसमें आदर्शवाद भी है, उसमें एक सूझ और सबक देने की भी बात है। और प्रेमचंद एक नया युग शुरू करते हैं उपन्यास को लेकर के, और उपन्यास एक पायदान ऊपर चढ़ता है, हिंदी उपन्यास एक पायदान ऊपर चढ़ता है। आज भी प्रेमचंद के कुछ उपन्यासों का बिल्कुल जोड़ नहीं। गोदान जैसा उपन्यास मिलना आज भी मुश्किल है। बहुत सारे अच्छे उपन्यास आए, लेकिन गोदान में जिस तरह से किसान का एक जीवन, किसान के पूरे उसके संघर्षों, उसकी व्यथाओं का जिस तरह से चित्रण हुआ है और वो जितना छूता है वो मिलना मुश्किल है। इसीलिए उनको प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा। और जब हम एक तरह से जब इतिहास पढ़ रहे होते हैं, या आप पुस्तकें उठा करके देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की और गद्य साहित्य के इतिहास की,
तो आप उपन्यासों में पाएंगे कि 3 विभाग किया हुआ है। प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास, प्रेमचंद के उपन्यास और प्रेमचंद के बाद के उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व युगीन उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास। इस प्रकार से प्रेमचंद एक मानक हैं। उन्होंने उपन्यास विधा को एक स्वरूप दिया और हिंदी की उपन्यास यात्रा सच कहा जाए तो उनके आने के बाद से शुरू होती है, जो उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। उसके बाद बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने बढ़िया उपन्यास लिखे, जिनमें जैनेंद्र मनोवैज्ञानिक उपन्यास लेकर के आए, जिसमें उन्होंने कम पात्रों को लेकर के उन पात्रों की मानसिक बुनावट को अपने उपन्यासों में उकेरा और उनकी ऊहापोह, उनके वैचारिक मंथन को बड़े कलात्मक ढंग से उपन्यासों में वो ले आए। आगे उस परंपरा को और आगे बढ़ा के ले गए ईलाचंद्र जोशी, उनके मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। यशपाल एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार, जिन्होंने काफ़ी सारे उपन्यास विभाजन की त्रासदी पर, राजनीतिक जीवन पर लिखा। काफ़ी अंदरूनी एक सूझ के साथ, समझ के साथ उन्होंने पूरे देश के राजनीतिक वातावरण को उस काल के चित्रित किया है। और उसके बाद एक आंचलिक उपन्यास का दौर आया। फणीश्वरनाथ रेणु ने एक खास जगह को केंद्र बना करके उनका मैला आंचल या परती परी कथा, उसमें व्यक्ति हैं, पात्र हैं और वो भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन सब से महत्वपूर्ण होकर के जो उभर करके सामने आता है वो उनका अंचल, उनका वो समय और वो उनका स्थान। मैला आंचल में पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव, एक छोटा सा मेरीगंज गांव जिसका नाम शायद जानते भी नहीं होंगे लोग, वो उनके उपन्यास में है और अपने पूरे कलेवर के साथ है, अपने पूरे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पहलुओं के साथ वो मेरीगंज गांव स्थापित है मैला आंचल में। तो इस तरह का दौर आया और काफ़ी लोगों ने इस लाइन पर लिखा और उपन्यास धीरे धीरे उपन्यास कला धीरे धीरे परिपक्व होती गई। बहुत आज के जो उपन्यास हैं हिंदी के, आज की चीज़ों को लेकर के लिख रहे हैं। ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र का एक बहुत ही आज के आदिवासी समुदाय पर लिखा हुआ खूबसूरत उपन्यास है, जिसमें जो चीज़ें हमें पता नहीं होती, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों को, वो चीज़ें उन्होंने सामने उकेरी हैं, लाई हैं। अलका सरावगी का कलिकथा वाया बाईपास समय को बहुत सुंदर दिखाता है और भी एक पूरी श्रृंखला उपन्यास की हम देख सकते हैं आज तक, जो मैंने काफ़ी परिपक्वता उसमें दिखाई पड़ती है। तो उपन्यास शुरू हुआ तिलस्मी और अय्यारी से। उस समय की एक बात की ज़रूर चर्चा करनी चाहूँगी, जब 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो उपन्यास लिखे गए उसमें चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, जो आज भी बहुत लोकप्रिय है, काफ़ी अभी हाल में उसके ऊपर सीरियल भी दूरदर्शन ने बनाया और प्रसारित किया। हालांकि वो कितना साहित्य से जुड़ा हुआ है वो एक दूसरी बात है समझने की, लेकिन ये एक ऐसा उपन्यास हुआ जिसने बाबू देवकीनंदन खत्री जी का, कि जिसने असीम लोकप्रियता हासिल करी और अपने साथ साथ उपन्यास कला को भी लोकप्रिय बना दिया।
उसके बाद प्रेमचंद आते हैं और वो एक बिल्कुल बदल के रख देते हैं उपन्यास के स्वभाव को और उपन्यास के पथ को, और फिर उसी पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल और अब तमाम नए लेखक। उपन्यास इस समय हिंदी में अपनी पूर्ण परिपक्वता को पहुंच चुका है और प्रयोग भी होते रहते हैं उसमें। हर तरह के उपन्यास मिलते हैं, छोटे बड़े, और हर तरह के जीवन के हर पहलू को छूने वाले, और उपन्यास कला हिंदी साहित्य में स्थापित हो जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण गद्य है वो है कहानी, जो और भी ज़्यादा लोकप्रिय हुई। कहानी भी सीधे अंग्रेज़ी कहानियों से ही जुड़ती, शॉर्ट स्टोरीज़ जिसको कहा जाता है अंग्रेज़ी में, और कहानियाँ मैंने बहुत लिखी गई और आज भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तमाम, जैसा मैंने बताया पहले ही कि तमाम साहित्य के इतिहासकारों ने कहा कि रानी केतकी की कहानी को ही पहली कहानी माना जाना चाहिए, लेकिन वही बात है कि इसमें वो तत्व नहीं है जो बात की जो हिंदी कहानियाँ, जिसको हिंदी कहानियाँ कहा गया और जो एक सरणी चली, उसमें ये उसका उद्गम ये नहीं बताती है। रानी केतकी की कहानी हिंदी गद्य के लिए महत्वपूर्ण है, साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हिंदी कहानी की जो यात्रा है वो शायद उससे नहीं शुरू होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है, और हिंदी कहानियों में भी प्रेमचंद पूर्व की हिंदी कहानियाँ हैं। फिर प्रेमचंद आते हैं, वो कहानियाँ लिखते हैं, वो सामाजिक सौदेश्यता के साथ कहानियाँ लिखते हैं, और जिस तरह से उन्होंने उपन्यास के सिनेरियो को चेंज किया था, उसी तरह से हिंदी कहानी के भी सिनेरियो को वो परिवर्तित करते हैं, और इस तरह की कहानियाँ जो सामाजिक दृष्टि से जिनकी उपयोगिता हो, जो पढ़ने मनोरंजन के साथ साथ कुछ सोच विचार करने और कुछ सुधार लाने के प्रति समर्पित हों, ऐसी कहानियों का दौर शुरू होता है। और फिर कहानीकारों में तो एक लंबी सूची आप बना सकते हैं। आप स्वयं ये काम कर सकते हैं कि आप देखें, अलग अलग 10-10 वर्षों का समय ले, और उन 10 वर्षों में क्या कहानियाँ किस तरह की लिखी गई, और ये अगर आप स्वयं ये अभ्यास करें तो आपको पूरा हिंदी कहानी के इतिहास का पूरा परिचय हो जाएगा। कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप 1900 से शुरू करें, हर 10 या जैसा आपको उचित लगे 20 वर्षों का समय लें, और उसमें जो प्रतिनिधि रचनाकार हैं और उनकी जो प्रतिनिधि कहानियाँ हैं उनकी एक सूची बनाएं। ये एक एक्टिविटी है आपके लिए, और ये आप करें। हिंदी कहानियों के लिए भी कर सकते हैं, उपन्यास के लिए भी कर सकते हैं, या आप अपने पसंद की कोई भी विधा चुन सकते हैं और उसके लिए करिए। आपको देखिए, आपको आनंद भी आएगा और आगे आपको बहुत काम भी आएगा। फिर एक महत्वपूर्ण विधा जो हिंदी में शुरू हुई, हिंदी निबंध की विधा। ये इसमें निबंध उस तरह से शायद पहले कभी हिंदी में था ही नहीं, या भारतीय भाषाओं में था नहीं। ये भी सीधे जो है वो अंग्रेज़ी से आया हुआ ऐसे, अंग्रेज़ी ऐसे जिसको कहते थे, उसके तर्ज पर हिंदी निबंध लिखे गए। और हिंदी निबंध में भी निबंध को कहा गया कि वो लेखकों की कसौटी है, क्योंकि उसमें आपको अपने विचार और ये
परिपक्व रूप से रखने पड़ते हैं। एक निश्चित भाषा में आप कहीं वर्णन में बहुत नहीं जा सकते हैं, आपके सीमाएं होती हैं और बिल्कुल नपे तुले शब्दों में एक आपको अपने विचार, अपना एक पूरा कलेवर देना पड़ता है निबंध का और पूरी बात समझानी पड़ती है और कुछ इस ढंग से कि पढ़ने वाला भी उससे प्रभावित हो और उस विचार को पूरी तरह से आत्मसात कर सके। इसमें भी निबंध भारतेंदु युग से काफ़ी लिखने शुरू हो गए थे। भारतेंदु ने काफ़ी सारे निबंध लिखे, भारतेंदु मंडल के दूसरे लोगों ने निबंध लिखे। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत सारे निबंध लिखे, बहुत ये रहा और द्विवेदी युग आया। यहाँ पर हाँ एक और चर्चा करनी चाहूँगी कि द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया और इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी गद्य को बनाने का बहुत परिश्रम किया और बनाया। हिंदी पद्य की भी भाषा को उन्होंने परिमार्जित किया और गद्य को भी परिमार्जित किया। उनकी सरस्वती पत्रिका ने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया काम करके और हिंदी को पूरी तरह से हिंदी भाषा को, साहित्य की भाषा को एक संपूर्ण कलेवर स्थापित किया। उन्होंने भी बहुत सारे निबंध लिखे और उसके बाद फिर शुक्ल जी और शुक्ल जी के बाद एक लंबी परंपरा चलती है जो कि निबंध लिखते रहते हैं। इसके अलावा भी हिंदी में तमाम ये चली विधाएं, आत्मकथा, अपनी कहानी स्वयं लिखना, व्यक्ति जब अपना जीवन चरित्र खुद स्वयं लिखता है, फिर जीवनी जब दूसरा कोई लिखता है किसी व्यक्ति की, ये सारी अंग्रेज़ी में ये सारी विधाएं थीं। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी उसी के तर्ज पर हिंदी में भी आरंभ हुआ। इसी तरह से स्केचेस यानी रेखाचित्र, यानी किसी व्यक्ति का स्वरूप वर्णन, एक उसके बारे में क्या समझे, किस तरह के क्या इम्प्रेशन पड़ा उसको लेकर के लिखना। इसी तरह से संस्मरण, अपनी यादें अभिव्यक्त करना, डायरी, रिपोर्ट, ये सारी विधाएं चली। इसके अलावा भी बहुत सारी विधाएं हैं। आप किसी भी साहित्य का ग्रंथ, साहित्य के इतिहास का ग्रंथ उठाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। फिर एक हिंदी आलोचना, ये एक महत्वपूर्ण शुरू हुआ। हिंदी आलोचना का तात्पर्य है जो हुआ उसकी समीक्षा करना, जो रचनाएं आई हैं उसको देखना और ये बताना कि ये इस मानक में खरी उतरती है या नहीं, और उनमें से उन रचनाओं को देखते हुए एक नियम बनाना। हालांकि लेखक हमेशा ही नियमों से स्वतंत्र होकर के लिखता है और लेखक की रचना को वस्तुतः किसी नियम में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ मोटे, कुछ बड़ी सीमाएं, बड़ी ये तो होती हैं, बड़े नियम, उनको बना करके और आलोचना की ये इसमें क्या अच्छा है और क्या रह गया, ये इस तरह का। तो ये आलोचना का काम शुरू हुआ हिंदी में व्यवस्थित रूप से भारतेंदु युग से ही शुरू हुआ। भारतेंदु के समय की जो रचनाएं हैं उस पर भारतेंदु अपनी आलोचनाएं लिखते थे, वो आरंभ था। और उसके बाद फिर शुक्ल जी ने अपना इतिहास लिखते समय बहुत सारा ये काम किया, और उसके बाद बहुत सारे रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने एक खास दृष्टि से बहुत सारे रचनाओं की बहुत ही मार्मिक समीक्षा करके सामने वो लाए। डॉक्टर नगेंद्र, इस तरह की एक लंबी सरणी आरंभ हुई जिन्होंने हिंदी में जो रचनात्मक साहित्य है उसकी परख, उसकी समीक्षा, उसकी गुण दोष कहना उचित नहीं होगा, उसमें क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हैं जो कि दूसरे को लेनी चाहिए और क्या नहीं है जिसको होना चाहिए, इस तरह की ये चीज़ें करके हिंदी आलोचना भी एक सशक्त रूप से आज स्थापित है। इस तरह से हिंदी
साहित्य का ये एक हिंदी गद्य साहित्य का एक परिचय देने का प्रयत्न मैंने किया है। ये निश्चित रूप से ये परिचय मात्र है, इसके पूरा विस्तृत आपको पढ़ना चाहिए। उसके लिए रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक तो महत्वपूर्ण है ही, वो आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आप विभिन्न स्रोतों से और देखिए कि कहाँ से क्या, और उससे भी अधिक मैं कहूँगी कि आप अपने तरीके से जो समझते हैं, ऐसे छोटे छोटे काम करके, जैसे कि हिंदी कहानी कहाँ से शुरू हुई, कौन कौन से दशक में कौन कौन सी लिखी गई, हिंदी उपन्यास कौन से शुरू हुए और कौन कौन से लिखे गए, इस तरह से आप हर एक के लिए आप अगर थोड़ा अपना अभ्यास करेंगे तो आप अधिक अच्छी तरह से हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य को समझ पाएंगे, उसको आत्मसात कर पाएंगे और उसको अपने आगे के काम में ले पाएंगे। नमस्कार।